बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर का क्लस्टर सी, जिसमें अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, डिपेंडेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स जो हैं ये शामिल हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनकी जो इन डिसऑर्डर्स की मेन खसूसियत क्या होती है। बेसिकली इसमें एक तो ये पर्सन जो होता है पेशेंट वो नर्वस होता है और दूसरा जो है वो फियरफुल होता है। ये मेन खसूसियत है तीनों डिसऑर्डर्स की, अवॉइडेंट, डिपेंडेंट और ओसीपीडी की, जो क्लस्टर सी का पार्ट है। सबसे पहले हम अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को देखते हैं। अवॉइडेंट जैसा कि नाम से जाहिर, इसमें क्या होता है बेसिकली क्लाइंट जो है वो अवॉइड करता है सोशल इंटरेक्शंस को, सोशल गैदरिंग्स को अवॉइड करता है। क्यों अवॉइड करता है? क्योंकि वो एंशियस होता है, उसको लग रहा होता है कि वो इस काबिल नहीं कि सोशल गैदरिंग में जाए। उसको लग रहा होता है कि वहाँ पे उसको इंसल्ट हो जाएगी, उसको ह्यूमिलेट किया जाएगा, ठीक है जी, उसको डिसलाइक किया जाएगा। तो इस वजह से जो है पेशेंट जो है वो अवॉइड करता है सोशल गैदरिंग्स को। Avoidant personality disorder is characterized by a pervasive pattern of social inhibition. Social inhibition means कि वो social gatherings को inhibit करता है। Feelings of inadequacy, extreme sensitivity to negative evaluation and avoidance of social interactions. Individuals afflicted with the disorder tend to describe themselves as ill, ease, anxious, lonely, feel unwanted, isolated, and etc. यानी इसमें क्या होता है बेसिकली कि पर्सन या क्लाइंट जो है वो अपने आप को बीमार महसूस करता है, एंशियस महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। उसको लगता है कि उसकी इस मुआशरे में कोई ज़रूरत नहीं है, अपने आप को अलग थलग जो है वो दूसरों की निस्बत दूसरों से अलग थलग महसूस करता है। दे ऑफन कंसिडर देमसेल्व्स टू बी सोशली इनेप्ट। उनको लगता है कि उनकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं, वो नाअहल है, सोशली तौर पे वो नाअहल है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो बिल्कुल भी अनअपीलिंग है, कोई उनकी पर्सनैलिटी में कशिश नहीं है। एंड अवॉइड सोशल इंटरेक्शंस फॉर फियर ऑफ बीइंग रेडिकुलेटेड एंड ह्यूमिलेटेड, रिजेक्टेड एंड डिसलाइक। और इसी वजह से जो है वो सोशल इंटरेक्शंस को अवॉइड करते हैं ताकि उनकी कहीं इंसल्ट ना हो जाए, ह्यूमिलेट ना हो जाए, रिजेक्ट ना हो जाए, डिसलाइक ना हो जाए। Avoidant personality disorder is usually first noticed in early adulthood. अर्ली अडल्टहुड बेसिकली 19, 20, 21 साल की जो एज होती है उसको हम अर्ली अडल्टहुड कहते हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो अर्ली अडल्टहुड में जो है वो नोटिस नजर आ जाता है जिनमें हो। DSM-5 का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अगर हम देख लें तो टू बी डायग्नोस्ड विद अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर symptoms must begin by early adulthood and occur in a range of situation. यानी एक तो सिम्टम जो है वो अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट हो, दूसरा वो मुख्तलिफ सिचुएशन में, ये नहीं कि किसी एक स्पेशल जगह पे इस तरह की कोई पर्सनैलिटी हो या पर्सनैलिटी में कोई स्पेशल जगह पे इस तरह की खसूसियात पाई जाए, बल्कि मुख्तलिफ सिचुएशन में जो है वो सेम सिचुएशन हो पर्सनैलिटी। 4 of 7 फॉलोइंग सिम्टम्स शुड बी प्रेजेंट। 7 में से 4 सिम्टम्स का जो है वो होना जरूरी है। सबसे पहले अवॉइड्स ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज को जॉब से रिलेटेड या ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ऐसी एक्टिविटीज जिसमें इंटरपर्सनल कांटेक्ट होता है, पेशेंट का दूसरे लोगों के साथ कांटेक्ट होता है, उसको अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा होता है कि उनको खौफ होता है कि कहीं उनको क्रिटिसिज्म ना उन पे किया जाए, डिसअप्रूव ना हो जाए वो, या रिजेक्ट ना हो जाए। इज अनविलिंग टू गेट इन्वॉल्व विद पीपल, लोगों में इन्वॉल्व नहीं होते, सोशली आइसोलेट रहते हैं। shows restraint with intimate relationships because of fear of being shamed, ठीक है। इंटीमेट रिलेशनशिप जो है वो नहीं बनाते क्योंकि उनको वो शर्म महसूस करते हैं, उनको लग रहा होता है कि वो उनसे जो है वो इंटीमेट रिलेशनशिप उनसे वो निभा नहीं पाएंगे इस ताकत को। इज preoccupied with being criticized, rejected in social situation, उनको लग रहा होता है कि वो क्रिटिसाइज किया जाएगा, उनको रिजेक्ट किया जाएगा। उन पे ये खौफ उनके दिमाग पे हावी हुआ हुआ होता है, सोशल सिचुएशन में उनको रिजेक्ट किया जाएगा या उनको क्रिटिसाइज किया जाएगा। is inhibited in new interpersonal situations because of feeling of inadequacy,
क्योंकि वो इनएडिक्वेट फील कर रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल भी वो नाकारा समझ रहे होते हैं, उनको लग रहा होता है कि वो किसी काम के नहीं है, तो इसलिए वो नए जो है वो नई इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं बनाते, नई सिचुएशंस में नहीं जाते। व्यू सेल्फ एज ए सोशली इनेप्ट, अपने आप को वो नाअहल तस्वर करते हैं, उनकी उनको लगता है उनकी पर्सनैलिटी जो है वो अनअपीलिंग है और इंफीरियर टू अदर्स, और दूसरों के सामने अपने आप को कमतर महसूस करते हैं। Is usually reluctant to take personal risk or to engage in any new activities. रिस्क नहीं लेते या नई एक्टिविटीज में जो है वो नई एक्टिविटीज को जो है वो स्टार्ट नहीं करते, बिकॉज दे मे प्रूव एम्बैरेसिंग, उनको एम्बैरेसिंग लग रहा होता है कि अगर वो गलत कर दिया तो क्या हो जाएगा, या मुझे डिसअप्रूव किया जाएगा, मेरी इंसल्ट कर दी जाएगी, एंड ब्ला ब्ला जो भी है। तो इस तरह की सिचुएशन को वो बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी बेसिकली क्या है कि पर्सन अपने आप को सोशल सिचुएशन से दूर कर लेता है, ऐसी जॉब नहीं करता जिसमें उसका दूसरे लोगों के साथ सोशल इंटरेक्शन हो, ठीक है, नई सिचुएशंस में नहीं जाता, नए रिलेशनशिप नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि उसको एक खौफ होता है कि वो जो है वो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी ठीक नहीं है, वो सोशली तौर पर जो है वो एडजस्ट नहीं हो पाएगा, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा होता है, सेल्फ एस्टीम लो होती है, सेल्फ इमेज लो होती है। तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उनको लग रहा होता है कि वो नाअहल है, तो इस वजह से वो अवॉइड कर रहे होते हैं इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को, सोशल सिचुएशंस को, जॉब से रिलेटेड जो है उन चीज़ों को। चलिए जब हम इनकी कॉजेज को देखते हैं तो कम्बिनेशन है सोशल, जेनेटिक एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर का। उसके अलावा एंजाइटी डिसऑर्डर इन चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, अगर इंसान के अंदर चाइल्डहुड या एडोलेसेंस में एंजाइटी डिसऑर्डर हो कोई भी, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि अवॉइडेंट पर्सनैलिटी जो है वो ट्रिगर हो जाए। चाइल्डहुड इमोशनल निगलेक्ट, पीयर ग्रुप रिजेक्शन वगैरह जो है ये भी अपना बड़ा रोल प्ले करते हैं इन डेवलपमेंट ऑफ द अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ट्रीटमेंट क्या है? सोशल स्किल ट्रेनिंग, कॉग्निटिव थेरेपी, एक्सपोजर ट्रीटमेंट, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी एंजाइटी मेडिकेशन वगैरह जो है वो यूज की जाती है। आगे जाता है कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। डिपेंडेंट पर्सनालिटी जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये वो लोग होते हैं जो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं, कोई डिसीजन नहीं ले पाते, दूसरों को अलाउ कर देते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करें, उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करें, खुद से ना अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं ना अपनी पर्सनैलिटी को कंट्रोल करते हैं। ये दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे ही इनके फैसले ले रहे होते हैं। डिपेंडेंट इवन कि यहाँ तक आपने देखा होगा कि अगर किसी कुछ कुछ दोस्त आपके हो सकते हैं ऐसे हो, उन्होंने एक शर्ट खरीदनी है, या अगर कोई फीमेल है उसने कोई सूट खरीदना है, तो वो अकेले नहीं खरीद सकते, उनको फैसले करने की कुव्वत ही नहीं होती उनके अंदर। अपने दो दोस्तों को और साथ लेके जाते हैं कि यार मैंने शर्ट खरीदनी है तो मेरे साथ आओ, देखते हैं, चलते हैं, देखेंगे क्या ये अच्छी है नहीं अच्छी लग रही। मतलब वो लोग इस बंदे का डिसीजन ले रहे होते हैं जिसने खरीदनी होती है, वो खुद से डिसीजन नहीं ले रहा होता, बल्कि उसने डिसीजन लेने के लिए भी जो है वो दूसरों पर डिपेंडेंट होता है। वो दोस्त भी हो सकते हैं, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं, कोई भी जो कोलीग्स भी हो सकते हैं, वो कोई भी लोग हो सकते हैं जिन पे कोई शख्स जो है वो डिपेंडेंट होता है। Dependent personality disorder is characterized by the pervasive psychological dependence on other people. The personality disorder is a long-term chronic condition in which people depend on others to meet their emotional and physical needs. यानी वो अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स जो हैं उनको पूरा करने के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। The difference between a dependent personality and a dependent personality disorder is someone subjective, which makes diagnosis sensitive to cultural influence such as gender role expectations. यानी डिपेंडेंट पर्सनालिटी और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी जो है वो फर्क है, ठीक है, जो कि इसके डायग्नोसिस को और ज्यादा सेंसिटिव कर देता है, और इसमें जेंडर रोल का भी बहुत ज्यादा जो है वो अमल दखल है। जब हम DSM-5 का क्राइटेरिया देखते हैं तो उसमें क्या होगा? द डायग्नोसिस फॉर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर इंक्लूड द प्रोग्रेसिव एंड एक्सेसिव नीड टू बी टेकन केयर। यानी प्रोग्रेसिव और एक्सप्रेसिव नीड होती है ऐसे लोगों के कि वो कोई इनकी केयर करे। इन ऑर्डर टू बी डायग्नोज द पर्सन मस्ट अलाउ अदर्स टू टेक ओवर एंड रन देयर लाइव्स। यानी ऐसे लोग दूसरों को इजाजत दे देते हैं कि वो उनकी जिंदगी को चलाएं, उनकी जिंदगी को रन करें, टेक ओवर कर लें, उनकी जिंदगी को काबू कर लें, उनकी एक्टिविटीज को काबू करें। ऐसे लोग सबमिसिव होते हैं, क्लिंगी होते हैं, इनको सेपरेशन का फियर होता है,
कैन नॉट मेक डिसीजंस विदाउट एडवाइस, किसी भी एडवाइस के बगैर डिसीजन नहीं ले सकते। रीअश्योरेंस फ्रॉम अदर्स, दूसरों से फैसला करते हैं, दूसरों से रीअश्योरेंस करवाते रहते हैं कि मैंने ठीक किया ना, मैंने ठीक किया। कुछ लोग होते हैं ना, कोई फैसला कर भी ले तो फिर हर बंदे से पूछ रहे होते हैं कि यार मैंने ये काम किया है तो क्या मैंने ठीक किया। लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, इनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो कम होता है। सिम्टम्स मस्ट बिगिन बाय अर्ली एडल्टहुड एंड बी प्रेजेंट इन अ वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ये सिम्टम्स जो है ये अर्ली एडल्टहुड में स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो द पर्सनालिटी डिसऑर्डर बेसिकली 18 साल के बाद डायग्नोस होता है। तो 18 साल के बाद डायग्नोस, अच्छा ये सिम्टम जो है ये याद रखिए, जरूरी नहीं कि 18 साल के बाद ही सिम्टम स्टार्ट होती हैं। ये सिम्टम जो है वो 18 साल से पहले भी स्टार्ट हो सकती हैं, बट you will be not able to diagnose the person with personality disorder because this is the criteria that personality disorder can diagnosed after 18 years. So आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आपको किसी शख्स में जो 18 साल से कम है, कोई एडोलेसेंस है, अगर उसमें भी कोई पर्सनालिटी डिसऑर्डर की खसूसियात या सिम्टम्स आपको नजर आ रही हैं, बट यू विल नॉट डायग्नोस, यू कैन नॉट डायग्नोस that particular adolescence with any personality disorder because according to the DSM-5 you can now diagnose the personality disorder before age 18 years, so you must have to wait. अच्छा जी, इसकी etiology क्या हो सकती है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि 0.6% ऑफ जनरल पॉपुलेशन, 6% जो है 0.6% जो है जनरल पॉपुलेशन में इसका प्रेवलेंस है, और ज्यादातर ये जो है वो फीमेल में पाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद हिस्ट्री ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर एंड फिजिकल इलनेस आर मोर सस्पेक्टेबल, यानी वो बच्चे या एडोलेसेंट्स जिनमें बचपन में एडोलेसेंस में एंजाइटी डिसऑर्डर पाया जाता था या वो बीमार रही हो बहुत ज्यादा, तो उनमें चांसेस होते हैं डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर को जो है वो ट्रिगर होने। आगे आ जाए जी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा, एक आपने पढ़ा होगा ओसीडी, ओसीडी एंड ओसीपीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर एंड ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, these are two different things. ओसीडी में हम ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस को देखते हैं, जबकि ओसीपीडी में बेसिकली परफेक्शनिज्म को हम देखते हैं कि जो क्लाइंट होता है वो परफेक्शनिस्ट होता है, उसका जो डिटेल पे जो है वो उसका बिलीफ होता है। देख लेते हैं इसको बहरहाल। ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर ओसीपीडी इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरल पैटर्न ऑफ कंसर्न विद ऑर्डरनेस, ऑर्डर में चीजें होनी चाहिए, परफेक्शनिज्म, परफेक्शनिज्म होना चाहिए, हर चीज बिल्कुल एक्यूरेट ठीक ठाक होनी चाहिए, एक्सेसिव अटेंशन ऑन डिटेल, ऐसे लोग जो होते हैं वो चीजों को डिटेल में देखते हैं, छोटी छोटी चीजों को भी इग्नोर नहीं करते। आमतौर पर लोग जो हैं वो छोटी चीजों को इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन जो ओसीपीडी के पेशेंट होते हैं बिल्कुल डिटेल में चीजों को जाके देखते हैं, किसी भी चीज को जो है वो इग्नोर नहीं करते। नीड फॉर कंट्रोल ओवर वंस एनवायरनमेंट, उनकी कोशिश होती है कि दूसरों के एनवायरनमेंट को या अपने एनवायरनमेंट को अपने कंट्रोल में रखें। इनमें वर्कहोलिज्म है, वर्कहोलिज्म क्या है कि बहुत ज्यादा काम करते हैं, आप रातों को भी आप देखेंगे ये ऑफिस का काम कर रहे होंगे। मिजरनेस होता है इनमें, नजर आ रहा होता है, यानी कंजूसी जो है वो इनमें बड़ी होती है। रिलैक्स बड़ी मुश्किल से ये हो पाते हैं, यानी जब हर वक्त काम ही करते रहना, इनके माइंड में एक चीज चलती रहती है कि मैंने इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है। मुझे एग्जांपल याद आ गई, एक ड्रामा आजकल चल रहा है तुर्क टीवी पर जिसका नाम है, उर्दू में उसकी जो नाम की ट्रांसलेशन, तुर्क में तो तुर्किश लैंग्वेज में तो उसका कोई और नाम है, तो उर्दू में जो उसकी नाम की ट्रांसलेशन की गई उसका नाम है शैडो तंजीम। शैडो तंजीम में बेसिकली इट्स रन अराउंड द इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफ द तुर्क नेशन। तो वहां पर क्या है, उनकी इंटेलिजेंस में एक ऑफिसर होता है जिसका नाम होता है ओजाई। ओजाई जो है बेसिकली, मुझे लगता है, मैं चूंकि वो बड़ा ड्रामा मैंने सारी उसकी एपिसोड्स में देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ओजाई जो है वो सीपीडी है। क्यों? क्योंकि वो बड़ी डिटेल में जाता है, रातों तक काम करता है, और एक एक चीज इवन के उसके टेबल पे अगर किसी ने पेंसिल उठा के इधर से इधर रख दी तो वो उस पर नाराज होता है, वो अपनी पेंसिल को उठा के दोबारा उसकी जगह पे रखता है। मतलब मुझे लगता है कि उसमें वो फीचर्स पाए जाते हैं। अच्छा जी, ये अपने गोल्स बड़े जो है वो डिटेल में सेट करते हैं, उसके अलावा बहुत ज्यादा जो है वो कोशिश करते हैं अपने गोल्स को अचीव करने की, लेकिन सम टाइम जो है बल्कि बहुत ज्यादा टाइम जो है ये अपने गोल अचीव नहीं कर पाते। क्यों?
क्योंकि ये बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म चाह रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो है वो मसला क्रिएट हो जाता है। अब जब बहुत ज्यादा परफेक्शनिज्म चाह रहे होते हैं तो वो जो है वो पॉसिबल नहीं होता इतनी ज्यादा परफेक्शनिज्म, तो इसी वजह से वो अपने गोल भी अचीव नहीं कर पाते। OCPD is distinct from obsessive compulsive personality disorder। OCD, अच्छा जी, OCPD वो कहते हैं डिफरेंट है OCD से, क्यों? क्योंकि OCD जो है वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर है, जबकि OCPD एक जो है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं, DSM का क्राइटेरिया देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू डायग्नोज विद OCPD, सिम्टम्स मस्ट अपीयर बाय अर्ली एडल्टहुड। वही बात के जो सिम्टम्स हैं दैट शुड बी अपीयर इन एट एज 19, 20, 21, 2, 3 इस तरह करके, एंड इन मल्टीपल कॉन्टेक्स्ट, और एक से ज्यादा सिचुएशंस में जो है ये होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि बंदा ऑफिस में ही ऐसा है, उसको घर में भी ऐसा ही होना चाहिए, ऑफिस में भी ऐसा ही होना चाहिए, दोस्तों के साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। इज प्री ऑक्युपाइड विद डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट, ऑर्डर, ऑर्गेनाइजेशन और शेड्यूल। ऐसे लोग क्या करते हैं, डिटेल में जाते हैं, रूल्स अपने बनाते हैं, लिस्टें बनाई हुई होती हैं, ऑर्डर में चीजें रखते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रखते हैं, शेड्यूल बनाए हुए होते हैं। शो परफेक्शनिज्म दैट इंटरफेयर विद टास्क कंप्लीशन, unable to complete a project because his or her own overly strict standard are not met। यानी जो मैं आपको पहले बात बता रहा था कि इनका जो टास्क वगैरह अपने गोल बनाते हैं वो अचीव नहीं कर पाते समटाइम। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा अपने जो है वो परफेक्शनिज्म चाह रहे होते हैं, इन्होंने अपने टास्क अपने गोल के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स रखे होते हैं, स्टैंडर्ड रखे होते हैं। एक्सेसिवली डिवोटेड टू वर्क, काम बहुत ज्यादा करते हैं, डिवोटेड होते हैं, हर वक्त काम करते रहते हैं। इज ओवर कॉन्शियस एंड इनफ्लेक्सिबल अबाउट मैटर्स ऑफ मोरालिटी, एथिक्स एंड वैल्यूज। मोरालिटी, एथिक्स, वैल्यूज को बहुत ज्यादा जो है ये फॉलो करते हैं। आगे इसकी etiology देख लेते हैं। बोथ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल थ्योरीज फॉर व्हाट कॉजेज OCPD, दोनों जेनेटिक थ्योरी भी है, एनवायरमेंटल थ्योरी भी है। जेनेटिक थ्योरी, पीपल विद अ फॉर्म ऑफ द पर्टिकुलर जीन है DRD3 आर मोर लाइकली टू डेवलप OCPD एंड डिप्रेशन। जिनके अंदर एक जीन होता है DRD3 जिसका नाम है, वो OCPD और डिप्रेशन बहुत ज्यादा उनमें पाया जाता है, उनके अंदर ज्यादा चांसेस होते हैं। ट्रॉमा फेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, अगर ट्रॉमा फेस किया हो सॉरी चाइल्डहुड के दौरान, जिसमें फिजिकल ट्रॉमा हो सकता है, इमोशनल ट्रॉमा हो सकता है, सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, या साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रॉमा हो सकता है, तो ऐसे लोग जो हैं OCPD होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा एनवायरमेंटल ये थ्योरी ये कहती है कि OCPD सीन एज अ लर्न बिहेवियर, यानी OCPD जो है वो लर्न भी कर लिया जाता है ऐसा बिहेवियर, लोग दूसरों को देखकर भी ऐसा बिहेवियर शुरू कर देते हैं। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इस्तेमाल हो सकती है। मेडिकेशन में फिर आगे आ जाती है सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आ जाता है। उसके अलावा साइकोथेरेपी वगैरह, दवाइयों के साथ साथ साइकोथेरेपी जरूरी है। अगर आप सिर्फ दवाइयाँ देंगे, साइकोथेरेपी करेंगे, आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो दवाइयों के साथ साथ जो है वो रिसर्च ये कहती है कि साइकोथेरेपी भी बहुत जरूरी है फॉर ट्रीटमेंट और फॉर कंट्रोलिंग द सिम्टम्स ऑफ द OCPD। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह कोई चीज समझ नहीं आती तो यू कैन आस्क मी, इंशाल्लाह अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दे दीजिए, अल्लाह हाफिज।